आजाद होना है तो आपको दफ्तरी जुबान उर्दू बनानी होगी। इंग्लिश इज अ ग्राउंड रियलिटी, लेकिन इससे बड़ी रियलिटी ये है कि इसे जानता कोई नहीं। ज़बानें वो मर जाती हैं जिनके लिखने वाले और अदब तख्लीक करने वाले नहीं रहते। आप तो उर्दू से हैं, आप ऑक्सफोर्ड में क्या कर रही हैं? कौमी यकजहती पैदा करनी है, उसके लिए उर्दू के अलावा कोई हल नहीं है। हो या अरबी ज़बान हो, आजकल हम यूनिवर्सिटियों में देखते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल का शिकार हैं ये शोबे। इसलिए हम ये तसव्वुर करते हैं कि शायद ये ज़बानें जो हैं रूब ज़वाल हैं। असल में जब भी कोई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं तो बहुत सारे मुआशरती तब्दीलियाँ आती हैं, और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी आ रही हैं। फ़ारसी में एक टर्मिनोलॉजी है तहाजुम फ़रहंगी, यानी किसी और कल्चर की यलगार। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ज़मानों में ये तहाजुम फ़रहंगी होते रहते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूँगा और ये कहूँगा कि शाहनामे आखिरश को शस्त। ज़बानें वो मर जाती हैं जिनके लिखने वाले और अदब तख्लीक करने वाले नहीं रहते। इस हवाले से उर्दू ज़बान जो है वो बहुत ही जो है खुशकिस्मत ज़बान है कि इसके लिखने वाले मौजूद हैं। और अलबत्ता ज़ाहिर है अब जिस तरह यानी ख़त जो है या जो रस्मुल ख़त है, स्क्रिप्ट है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना। ज़बानें मरना क्यों शुरू करती हैं? जब हम उसको लिखना छोड़ देते हैं, यानी स्क्रिप्ट उसका, जिस तरह मतलब अभी पिछले दिनों में हम एक कॉन्फ्रेंस में ईरान में इकट्ठे हुए तो हमारे साथ ताजिकिस्तान के लोग थे। को ताजिकिस्तान से के एकेडमी ऑफ लेटर से एक खातून आई हुई थी, तो उन्होंने एक लायक शेर अली, वहाँ के बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी गज़ल पढ़ी, बड़ी खूबसूरत गज़ल है। मैं चंद शेर उसके पढ़ भी देता हूँ। चले फारसी का भी थोड़ा सा आ जाए कि नम नमी बारान चु यादत भी कुनम यादत कुनम, कि जब हल्की हल्की बारिश तुम्हें याद करेगी तो मैं तुम्हें याद करूंगा। बरगे गुल चुन बुए तो आवर्द यादत मी कुनम, जब फूल की पत्तियां तेरी खुशबू लाएंगी तो मैं तुम्हें याद करूंगा। गर्मी और सर्दी ये दुनिया इश्क दीदाम, मैंने दुनिया की गर्मी और सर्दी तेरे इश्क में देखी है। ज़ीरे इन गर्दूने गर्मो सर्द यादत मी कुनम, मैं इस गर्मो सर्द आसमान के नीचे तुम्हें याद करूंगा। और मन अगर नाजुक पसंदम अज नज़ाकत हाय तुस्त, कि मैं अगर नज़ाकत पसंद हूँ तो ये तेरी नज़ाकतों की वजह से है। बरज़रे गुल गर नशीनत गर्द यादत भी कुनम, और अगर फूल की पत्तियों पर थोड़ी सी गर्द भी जब पड़ती है तो मैं तुम्हारी नाज़गी की वजह से उसको याद करता हूँ। हर कुजाई हम के बाशी दूर आजमा नीस्ती, तुम जहाँ भी रहो उससे दूर नहीं हो। बा अलम बा दागे दिल बा दर्द यादत भी कुनम, मैं अलम के साथ दागे दिल और दर्द के साथ तुम्हें याद करूंगा। तो मैं बात कर रहा था, जब उसने ये गजल पढ़ी तो मैंने कहा भाई मेहरबानी करें या मैं लिख के भी दे दें। तो उसने कहा जी मैं वो आप सिरलिक में लिख सकती हूँ, लेकिन मैं वो पर्शियन जो स्क्रिप्ट है उसमें नहीं लिख सकती। तो बात ये है कि वो अब जाहिर है इतनी बड़ी सल्तनतें हैं, ग्रेटर ईरान था, वो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ फारसी अब भी मतलब समझी बोली जाती है, लेकिन जुल्म ये हुआ कि उसका स्क्रिप्ट बदल गया, सिरलिक बदल गया, ज़बान को बहुत नुकसान हुआ। हमारे पाकिस्तान में मैंने जब कहा था कि अब अगर सोए तो फिर ख्वाब दिखाई, तो उस हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अब हमारे नौजवान अगर एक बात पे आ जाएं और वो अपना स्क्रिप्ट, जैसे हम मोबाइल मैसेजेस में हम यानी वो अंग्रेजी इस्तेमाल कर लें, तो हमें अगर ख़त का हिफ्स कर लिए आपने, यानी वही अरबी ख़त जो फारसी ख़त है, तो हम एक बहुत बड़े वो यानी जो हमें नुकसान होने वाला है उससे बच जाएं। अब ये हमारे हाथों में है। बात ये है कि ज़बानें दो सतह पे जिंदा रहती हैं। एक तो अवामी सतह पे जो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ये ज़बान मर्दों में है, बहुत जगह पे बोली जाती है और इंशाल्लाह इसको बचना चाहिए, लेकिन यानी वो एक मूरद खतर ज़रूर है, ये खतरा ज़रूर है। अगर हम हमारे बच्चे खत यानी इसका सिर्फ स्क्रिप्ट भूल जाएंगे तो ये मुश्किल पैदा हो जाएगी। इसलिए हमें
کوشش کرنی چاہیے اپنے یعنی خود بھی ہمیں اردو لکھنی چاہیے ضرور. اور ظاہر ہے جس قوم میں غالب اور اقبال موجود ہیں اور ان کی شاعری موجود ہے تو انشاءاللہ یہ زبان ختم نہیں ہو سکتی. اس کا بہرحال کیونکہ اب میں فارسی کے حوالے سے بات کرتا ہوں, ظاہر ہے ایک ہوتی ہے بازار یعنی کسی زبان کی مارکیٹ, تو وہ مارکیٹیں اب ظاہر ہے اس حوالے سے یعنی ہمارے عربی تو خیر ماشاءاللہ ظاہر ہے دین کی زبان ہے, فارسی ہمیں مشکل ہوتی ہے, ظاہر ہے مارکیٹ کی زبان نہیں رہی, لیکن یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. ہم جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو تہران یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ چند لوگ چائنیز بھی اس وقت پڑھ رہے تھے. آج کا زمانہ نہیں تھا, ظاہر ہے یہ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے. تو جب ہم نے چینیوں سے پوچھا کہ بھائی ہم تو ہماری تو ظاہر ہے 7 ملک ہے, ہماری اردو زبان کی تشکیل میں جو ہے فارسی کا بہت حصہ ہے, ہم اس لیے آ جاتے ہیں, تو آپ چین سے کیوں آ گئے؟ تو میں نے کہا جی اگر ہم ایک صفحہ ترجمہ کر لیں فارسی سے چائنی میں یا چائنیز سے یعنی زبانوں کا آپس میں, تو ہمیں $1000 مل جاتا ہے. تو ہمیں اپنی زبانوں کے لیے نئی مارکیٹیں اور نئی ایوینیو تلاش کرنی چاہیے. انشاءاللہ زبان کا جو مستقبل ہے وہ روشن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں. ڈاکٹر سائمہ ارم کی طرف بھی یہی سوال لے کر چلتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا بتا سکتی ہیں کہ اردو کا مستقبل کیسا ہے؟ بہت بہت شکریہ نیلا. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا بھی اور اس تنظیم کا یس کا بھی کہ مجھے موقع دیا یہاں آ کے بات کرنے کا. اور اساتذہ سے معذرت کہ اساتذہ کے بعد بات تو ویسے کرنا ممکن ہی نہیں رہتا. تو بہرحال کچھ سر آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا میرا اس سوال سے میرے اندر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان کا کیا مستقبل ہے تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ زبان کے مستقبل کے کم ہونے یا خطرے میں ہونے یا نہ ہونے سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے, کیا ہماری مراد یہ ہے کہ یہ زبان جو جسے ہم اردو کہتے ہیں یہ آئندہ برسوں میں یہ ختم ہو جائے گی, اس کے بولنے والے نہیں رہیں گے, اس کو سمجھنے والے نہیں رہیں گے, یا کچھ اور اس کا مطلب ہے؟ اگر تو یہ مطلب ہے کہ آئندہ 50 برسوں میں یا 100 برس میں یا 150 برس میں اردو زبان بولنے والے یا اس کو سمجھنے والے نہیں رہیں گے اور یہ زبان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہونے والا. جب تک ایک شخص بھی زندہ ہے جو اردو جانتا ہے یا اردو کا کوئی شعر پڑھ سکتا ہے یا اردو ادب سے وابستہ ہے, اس وقت تک یہ زبان زندہ رہے گی. پہلی بات تو یہ. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب ہم اردو کہتے ہیں تو انٹرنیشنلی اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کہہ لیجئے کہ ہندی بولتے ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے, اس بحث میں ہم نہیں جاتے, لیکن میرا اس میں ایک چھوٹا سا, میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اردو اور ہندی اگر سیم زبان نہیں بھی ہے تو بہت زیادہ ملتی جلتی, بہت ایک دوسرے سے قریب زبان ضرور ہے, کم از کم بولنے اور سننے اور سمجھنے کی حد تک کافی زیادہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ جیسے پنجابی ہے تو گرمکھی میں بھی لکھی جاتی ہے اور شاہمکھی میں بھی لکھی جاتی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ امرتا پریتم کی نظم اج آکھاں وارث شاہ نوں کہ تو قبراں وچوں بول, آج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول, اگر وہ گرمکھی میں لکھی ہے تو کوئی اور زبان ہو جائے گی اور اگر وہ شاہمکھی میں لکھی ہے تو کوئی اور زبان ہو جائے گی. تو یہ ظاہر ہے کس طرح کی بحث ہے. لیکن آپ نے پی کے فلم دیکھی ہوگی, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی شخص جس نے پی کے فلم دیکھی ہے اس کو اٹھ کے کسی لغت کی ضرورت پڑی ہو کہ کوئی لفظ جو ہے وہ اس میں استعمال ہوا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ وہ تو ہندی بھی نہیں ہے, وہ تو بھوجپوری میں اکثر اس کی جو گفتگویں ہیں وہ تو بھوجپوری میں ہیں, پھر بھی ہم سمجھتے ہیں. تو اردو زبان کا یعنی دامن اتنا وسیع ہے کہ کئی اور زبانیں بھی وہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ممکن, مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کچھ عرصے میں یہ ہونے والا ہے کہ اردو زبان بولنے یا سمجھنے یا لکھنے پڑھنے والے لوگ نہیں رہیں گے اور یہ زبان ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ. دوسری بات آ جاتی ہے کہ علمی لحاظ سے, ادبی لحاظ سے بھی وہی ہے کہ ادب اتنا اچھا
لکھا جا رہا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، بڑھنے کا امکان ہے۔ پھر تیسری بات آ جاتی ہے علمی لحاظ سے کہ کیا ہمارا سوال یہ ہے کہ اردو سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے روزگار کا کوئی سلسلہ مستقبل میں رہے گا یا نہیں رہے گا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اردو کا کیا مستقبل ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اردو زبان سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں کیا وہ اس زبان کے ذریعے سے روزی روٹی کما سکیں گے یا نہیں کما سکیں گے۔ تو اس میں بھی میری گزارش یہ ہے کہ بالکل کما سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں تو یونیورسٹیوں میں جہاں اردو کی تعلیم دی جاتی ہے، ہم سب یونیورسٹیوں سے کسی نہ کسی طرح سے وابستہ ہیں، تو میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ آپ کسی بھی ادارے میں ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ہیں، جامعہ کراچی میں ہیں، جی سی یونیورسٹی لاہور میں ہے یا کہیں بھی ہیں، آپ کی تمام جو شعبہ جات ہیں ان میں سینٹر آف ایکسلنس کوئی اور ملک ہوگا۔ یعنی اگر آپ فزکس سے تعلق رکھتے ہیں تو سینٹر آف ایکسلنس کہیں اور ہے، کسی اور ملک میں ہے۔ اگر آپ کیمسٹری کی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو سینٹر آف ایکسلنس کیمیا کا کہیں اور ہے۔ لیکن اردو ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کا سینٹر آف ایکسلنس آپ خود ہیں، یعنی پوری یونیورسٹی کے شعبہ جات میں جو سینٹر آف ایکسلنس آپ کا ہوگا وہ اردو کا شعبہ آپ کا اپنا ہوگا، یا کم از کم آپ کی جو کہہ لیجیے کہ مسابقت ہے وہ کسی آپ ہی کے ملک میں موجود کسی اور ادارے کے شعبہ اردو سے ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے طالب علموں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات کہ نہ جانے کیوں ہم نے اپنے آپ کو یہ کسی طرح سے یہ باور کرا لیا ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے نالائق ہیں، دنیا میں ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے اردو پڑھنے بولنے والوں کو، اور پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسا میں سمجھتی ہوں کہ بالکل نہیں ہے۔ میرے پاس 2 منٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ مثلا میں نے گورنمنٹ آکسفورڈ یونیورسٹی سے میں نے پوسٹ ڈاک کیا، 2019 میں میں گئی تھی، اور اس وقت سب کے لیے بڑی یہ حیرت کی بات تھی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا رہی ہے ایک ایسی خاتون جس کا تعلق اردو سے ہے، اور آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ وہیں سے پوسٹ ڈاک کر کے آئی ہیں۔ تو میرے بعد پھر 2-3 لوگ اور بھی گئے، تو یہ بڑا عجیب۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں جب وہاں تھی تو ایک انٹرویو مجھے دینا تھا، اور میں نے آن لائن انٹرویو دیا، اور اس وقت کے ہمارے جو وزیر تعلیم تھے، چھٹیاں فیم وزیر تعلیم شفقت صاحب، تو وہ چیئر کر رہے تھے اس انٹرویو کو، اور انہوں نے جب مجھ سے آن لائن بات کی تو میں نے ان کا اپنا تعارف کرایا، اور میں نے کہا کہ جی میں شعبہ اردو سے تعلق رکھتی ہوں اور میں یہاں آکسفورڈ میں ہوں۔ تو وہ انہوں نے ان کا بے ساختہ تھا کہ آپ تو اردو سے ہیں، آپ آکسفورڈ میں کیا کر رہی ہیں؟ یعنی یہ وہ خیال ہے جو ہمارے ارباب اقتدار سے لے کے ہم سب تک میں سرایت کر چکا ہے کہ ہم تو اردو سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کیا کام ہے آکسفورڈ جائے، ہمارا کیا کام ہے ہم ہائیڈلبرگ جائیں، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جاپان جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جاپان میں کام کیا ہے، ہمارے استاد محترم سوائس میں ہیں، تو وہ یہ بات سمجھنے کو یعنی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہی وہ مینٹالٹی ہے جو ہم آگے بھی دیتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی مارکیٹنگ کے لیے نئی چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں۔ ایک یعنی انٹرنیٹ پہ ایک پلیٹ فارم ہے نیٹ فلکس، سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ نیٹ فلکس پہ آپ جب فلم کھولتے ہیں یا سیزن کھولتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو انتخاب کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کس زبان میں اس کو سننا چاہتے ہیں، اس فلم کو، یا کم از کم اس کے جو سب ٹائٹلز ہیں وہ کس زبان میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہر زبان کے جو بڑی زبانیں ہیں، مثلا آپ کو پرتگالی میں بھی مل جائیں گے، آپ کو انگریزی میں مل جائیں گے، آپ کو عربی میں مل جائیں گے، آپ کو ہندی میں مل جائیں گے، نہیں ملیں گے تو اردو میں نہیں ملیں گے۔ اب یہ کس کا قصور ہے؟ کیا یہ نیٹ فلکس کا قصور ہے؟ نہیں، یہ ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ان کے لیے ٹرانسلیشنز کا کام کر سکیں، ان کے لیے سب ٹائٹلز کا کام کر سکیں۔ ابھی حال ہی میں الخوارزمی سینٹر ہے غالباً UET کا، وہاں بھی انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ آپ کسی بھی جو
यानी आप गुफ्तगू करें और आपकी गुफ्तगू जो है वो साथ के साथ तर्जुमा होती चली जाए, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए। ये सॉफ्टवेयर किसने बनाना है? ये हमने बनाना है। उससे कमाई किसने करनी है? हमने करनी है। मिसाल के तौर पर आप ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बनाते हैं कि जैसे डुओलिंगो है या जैसे आयल्स का है कि आप ऐप बनाएं और उस ऐप के ज़रिए से लोग उर्दू ज़बान सीखें। जीसी यूनिवर्सिटी में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिस शोबे के पास है वो शोबा उर्दू है। 28 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास हैं, जो अमेरिका से आए हैं, जो कोरिया से आए हैं, जो वो पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए आए। एक सवाल लेकर मैं चलती हूँ डॉक्टर आरिफा शहजाद साहिबा की तरफ कि डॉक्टर साहिबा आप शायरा भी हैं और आप इसको किसी और तनाजुर में भी हमें बताइए कि एक तख्लीक़कार के हवाले से आप क्या मुस्तकबिल देखती हैं उर्दू ज़बान का? जो जदीद ज़राए के हवाले से मैं बात करूँगी। इसी बात को मज़ीद बहुत सी बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक और पहलू जो आज उर्दू के हवाले से हमें एक चैलेंज दरपेश है, मसनूई ज़हानत के हवाले से। आप मसनूई ज़हानत के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर आप यूँ कह लें कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उन पर जब स्पीच टू टेक्स्ट की तरफ जाएंगे, यानी आप बोलें और वो उसको लिखता चला जाए, तो आप देखेंगे जब आप बोलेंगे तो वो हिंदी में लिखेगा। आप बोल उर्दू रहे हैं लेकिन वो स्क्रिप्ट हिंदी में लिखेगा। तो जॉब मार्केट के हवाले से बात हुई तो सबसे पहला यही कदम है जो हमारे तालिब इल्म इसकी तरफ तवज्जो कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ या उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ मिल के एक ऐसा मसनूई ज़हानत में इस तरह का पहलू उन इंजीनियर्स की मदद से मिलके कर सकते हैं कि अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो पाकिस्तानी उर्दू कह लें या ये जो अरबी का स्क्रिप्ट है उसमें वो लिखे। मुझे इस पे एतराज़ नहीं है कि वो हिंदी रस्मुल ख़त में लिख रहा है चैट जीपीटी, लेकिन बहरहाल वही बात है कि वो तरजीह उसे दे रहा है। या तो ऐसा ऑप्शन हो कि जिस तरह से चैट जीपीटी में दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं कि उसको इतना ज़्यादा ट्रेन किया जाए उस एप्लीकेशन को कि वो दोनों ऑप्शन दे कि एक तरफ अरबी रस्मुल ख़त में उर्दू लेके चल रहा हो और दूसरी तरफ हिंदी रस्मुल ख़त में, और जो उसको इस्तेमाल करने वाला है, जिसे हमारी आज की इस्तिलाह में यूज़र कहा जाता है, वो अपने इंतखाब की ज़बान चुन ले। तो ये एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें हमारे तालिब इल्म नए रास्ते चुन सकते हैं, नए रास्ते पैदा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उर्दू वाले पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएं, उनके साथ मिलके ये काम कर सकते हैं। जाहिर है हमारे उर्दू बोलने वाले और उर्दू पढ़ने वाले या उर्दू में असनाद रखने वाले जिस अच्छी तरह से उर्दू के कवायद या उर्दू के जुमलों की साख समझा सकते हैं, उस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, इंजीनियर नहीं कर सकता है। उसकी बुनियादी तरबियत इंजीनियरिंग में है, उसकी कंप्यूटर में है और हमारी ज़बान में है। ये इन दोनों को मिलकर ये काम करना होगा। फिर तख्लीक के हवाले से बिलखसूस डॉक्टर नीला ने कहा, तो मैंने बड़े दिलचस्प तजर्बात इस हवाले से, मुझे खुद भी दिलचस्पी रहती है तो मैंने किया। मसलन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है आजकल कि तख्लीकी जहन की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, तख्लीककार की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें मेरा नुक्ता नज़र जो तजर्बात के बाद है वो ये है कि जो चैट जीपीटी है जो कुछ तख्लीक कर रहा है बिलखसूस नज़्म के हवाले से या शायरी के हवाले से, अरूज़ में भी मार खा जाता है फ़िलहाल। मुस्तकबिल में ऐसा अबूर हासिल कर लेगा, यकीनन करेगा, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा ऑप्शन है मशीन लर्निंग का। जो कुछ डेटा आप उसके साथ शेयर करते जाते हैं, जो कुछ बोलते जाते हैं, अगली दफ़ा वो सीख चुका होगा, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो सीख चुका होगा। सो यकीनन चैट जीपीटी से तख्लीकी अज़हान को एक चैलेंज दरपेश है और शायद आप इसे एक बड़ी बात समझें, लेकिन मेरा जहन ये कहता है या मेरी राय ये है कि शायद हमें मुस्तकबिल में एक कैटेगरी ऐसे तख्लीककारों की भी बनानी पड़े जो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे, हिदायत दे और वो उनकी हिदायत के मुताबिक लिखेगा और फिर वो मुकाबले में जाएंगे। जैसे आजकल नोबेल प्राइजेस मिल रहे हैं अदब के, या फिर आप कह लें कि बुकर प्राइजेस हैं, या
इस कामयाब तजर्बात हो चुके हैं। चैट जीपीटी की बिना पर नॉवल लिखा जा चुका है। लोग चुप करके एक बेईमानी से शायरी तख्लीक करते हैं, लेकिन वो उस तख्लीक कार के बराबर नहीं होती, साफ पहचानी जाती है। आपको शायद हैरत हो, या शायद जो लिखने वाले हैं यहाँ हमारे तालिब इल्मों में से बहुत से हैं जो लिखते लिखाते हैं, उन्होंने कभी ये तजर्बा किया हो कि अगर आप उसे ये भी प्रॉम्प्ट देंगे या उसे ये हिदायत देंगे कि फहमीदा रियाज की तरह लिख दो, किश्वर नाहीद की तरह लिख दो, जीशान साहिल की तरह कोई एक नज़म इस मौजू पे लिख दो, तो बिल्कुल उसी अंदाज में लिखेगा। अंदाज वही होगा जो उनके मखसूस शनाख्त है, जिससे हम उसके असलूब को पहचानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन हमारे अज़हान को तस्लीम भी करना होगा कि इन चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते, इन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तख्लीक की एक कैटेगरी ये चलेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे शायद कभी हम ये कहते थे कि मैथमेटिक्स में या हिसाब में कंप्यूटर या फिर हम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करते थे, और आज इतना आम है इसका इस्तेमाल कि हम कैलकुलेटर के बगैर आगे चलते नहीं। बिल्कुल उसी तरह शायद तख्लीक के लिए ये तमाम एप्लीकेशन, चैट जीपीटी के पेड वर्जन या अनपेड जो फ्री वर्जन्स हैं, यहाँ तक क्या फ्री वर्जन जो सबके दस्तरस में है, उसमें इतना बेहतरीन तख्लीकी हवाले दिए होते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि अलामती अंदाज में लिखो, लेकिन अभी तक उसमें एक आप कह लें कि बहुत बड़ा एज हासिल है हमारे तख्लीककारों को कि वो मस्बत लिखेगा, वो मजीद गहराई में नहीं जाएगा। आप उसे कह भी देना कि जज्बाती अंदाज में लिखो, तो वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक संभला हुआ पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नजर देगा, तो वहां वो चैट जीपीटी पहचाना जाता है। उसे आप कह भी देना कि जरा यासियत के साथ मनफी अंदाज में लिखो, तो फौरन जवाब आएगा कि ये हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। तो इंसान को या तख्लीककार को अभी ये एक एज हासिल है, या वो अभी इस लिहाज से चैट जीपीटी से आगे है, और खुद चैट जीपीटी ये जवाब देता है। आप उससे कभी सवाल करके देखें कि मैं आपकी तरह नहीं लिख सकता क्योंकि मुझ में जज्बात नहीं है, मेरे पास एक एल्गोरिदम है लफ्जों का जिसे मैं आगे पीछे करके नज्म जोड़ सकता हूँ, लेकिन आपके जैसे जज्बात तजर्बात मेरे पास नहीं है। लेकिन आप अपने तजर्बात बतौर इंसान उससे शेयर करेंगे तो अगली बार वो चालाक ये जान चुका होगा कि ये जज्बात इस तरह बयान करते हैं। सो इस खतरे से तख्लीककार को निपटना है, या उसे साथ मिला के एक साथी की तरह चलना है, और चलना पड़ेगा। उसे आप अपना दुश्मन नहीं समझ सकते, उसे आपको उसे अपने मुताबिक चलाना होगा। और कैसे चलाना है, शायद ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मुस्तकबिल ही इसका जवाब देगा। तो अभी देखिए, लेकिन मुझे इससे बड़ी दिलचस्पी है, और मैंने बहुत दिलचस्प तजर्बात किए। उर्दू में तो अभी ये बहुत पीछे है, बिलखसूस जुमलों की साख के लिहाज से और तलफ़ुज़ के लिहाज से ये बहुत पीछे है, लेकिन तख्लीक में ये काफ़ी ट्रेन होता जा रहा है। आपके अपने अपने अकाउंट, जिस लिहाज से आप इसको बोलते जाएंगे, वो आपका अकाउंट ट्रेन होता जाएगा। एक दूसरे शख्स का आप उसी मौजू पर देंगे तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ देगा। लेकिन अभी जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि वो यूनिवर्सली इसको नहीं फैला रहा, क्योंकि इनका थोड़ा सा ये है कि इनका कहना है कि हम इसको रखते हैं, इसकी प्राइवेसी रखते हैं कि एक शख्स के अकाउंट में जो मालूमात हैं वो हम यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये एक पहलू हुआ कि मुस्तकबिल में हमें क्या खतरात दरपेश हैं। खतरात भी हमें इसके साथ चलना है, और हम क्या कुछ कर सकते हैं, और यहाँ खासकर पाकिस्तान के। मैं यहीं पे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप जब शायरी करती हैं तो आपके नज़दीक उस शायरी की अहमियत तो यकीनन ज़्यादा है ना कि जो आप कर रही हैं, और वो उसके हवाले से उर्दू का मुस्तकबिल अभी ताबनाक है। अभी चैट जीपीटी उस तक नहीं पहुंचा,
جی ایک علامتی سی شاید چھوٹی موٹی وہ نثری نظم تو دے دے جی، لیکن وہ صاف پہچانا جاتا ہے اپنے کمیونٹی سٹینڈرڈ سے. تو میں جس جذبات نتیجے کے پر حوالے جی آپ کی گفتگو سے جس نتیجے پر میں پہنچ رہی ہوں کہ اب جو ہمارے مصنفین لکھ رہے ہیں، جو تخلیق کار ہمارے موجود ہیں، یقیناً انہی کے بل پہ ہم ابھی بھی اردو کا مستقبل جو ہے وہ تابناک دیکھتے ہیں. آپ کی اجازت سے میں آگے بڑھوں. محمد جمیل بھٹی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ اردو زبان کے نفاذ کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں، بہت متحرک ہے، آپ کی ٹیم بہت متحرک ہے. میں چاہوں گی کہ آپ نفاذ اردو کے حوالے سے اردو زبان کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں، کہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پر اس زبان کو دفتری حوالے سے یا جہاں جہاں بھی آپ اس کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں نوجوان موجود ہیں اور وہ آپ کی ان ساری کوششوں سے بھی آگاہ ہو سکے اور ان کو بھی ایک پلیٹ فارم ملے کہ وہ بھی اس زمین میں کیا کر سکتے ہیں. آپ پلیز ان تمام چیزوں کا احاطہ کیجیے گا. شکریہ، بہت شکریہ آپ نے یہاں موقع دیا بات کرنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ میں مختلف پہلو سے اردو کے بارے میں بات کروں گا. وہ ہے آزادی اور قومی یکجہتی. آپ خود، میں بیوروکریسی کا حصہ رہا ہوں اور بیوروکریسی نے جو تباہی مچائی ہے وہ آپ سب اس کے گواہ ہیں. میں اس کا ششمدید کے وعدہ معاف گواہ ہوں. تو اس میں اردو کی پیچھے چھوڑنے کا قومی نقصان ہوگا. حالانکہ قومی جو تحریک پاکستان چلی اس کی مین زبان اردو تھی. ہندوستان کے کونے کونے میں سے مسلمان اکٹھے ہو کے اور ساری جو ان کا کمیونیکیشن تھا، رابطہ تھا، وہ اردو میں تھا. آپ کے نعرے اردو میں تھے. قائد اعظم نے خاص طور پہ پاکستان بننے سے پہلے بھی کہا کہ جو پاکستان اردو کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. بعد میں اسمبلیوں میں نے اس کا کہا کہ یہ قومی زبان ہوگی. پھر آپ کے بعد 3 کانسٹیٹیوشن بنے، 3 میں ہماری قومی زبان اردو تھی کہ اس کو دفتری بھی بنایا جائے اور نصاب کا بھی بنایا جائے. لیکن بدقسمتی سے جیسے میں نے کہا کہ بیوروکریسی چونکہ انگریزی کی عادی تھی اور اسی کے ذریعے سے راج کیا، وہ ابھی تک جاری ہے. اگر آپ نے آزاد ہونا ہے تو آپ کو دفتری زبان اردو بنانی ہوگی. میں نے خود تجربہ کیا. میں 3-4 آج کل میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. 3-4 اداروں میں نے ان کے جو SOPs ہیں، انٹرنل آرڈر مینول ہیں، وہ اردو میں کیے. تو ان کی مینجمنٹ بہت بہتر ہوگی کیونکہ سب کو سمجھ آ رہی تھی بات کرنے کی. وہ مجھے ایک بڑا اخباری خبر بڑی مزدار اچھی لگتی ہے اس ریفرنس سے کہ ایک ڈپٹی خاتون، ضرورت مند خاتون ڈپٹی کمشنر کے پاس پہنچ گئی سفارش سے اور اس نے اپنی ساری روایات سنائی جو اس کو مشکل تھی. وہ خاصی دیر سننے کے بعد ڈپٹی صاحب کہنے لگے کہ اماں جی تہاڈی گل مینوں سمجھ نہیں آئی، تسی وکیل کرو. تو وہ بڑی معصومی سے بولی کہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم وکیل کرو. میں کیوں وکیل کروں؟ تو بات یہ ہے کہ بیوروکریسی آپ کی بات سمجھتی نہیں ہے، نہ آپ اس کو سمجھاتے ہیں. آپ میں آپ کو اسٹوڈنٹ لیڈر جیلوں میں جاتے رہے، عدالتوں میں گھومے کھاتے رہے، باعث بیوروکریٹ بھی تو عدالتوں میں جاتے رہے. نہ ملزم کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نہ جو دوسرے اداروں کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ساری گفتگو وکیلوں کی وہ روٹی ٹائی انگریزی میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ فیصلے تک کا نہیں پتہ ہوتا. پچھلے دنوں میں اس کا ایک بڑا افسوسناک پہلو بتاتا ہوں پریکٹیکل کہ میرا ایک چپڑاسی تھا. جب میں افسر تھا تو وہ میرا چپڑاسی تھا. تو ایک دن میرے پاس آیا کہ اللہ صاحب مجھے نا نوکری سے نکال رہے ہیں تو مجھے یہ نوٹس دیا. تو 3.5 صفحے کا انگریزی کا نوٹس تھا جس میں بڑی لمبی چوڑی انگریزی کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کرو. تو میں بائی چانس وہ جو ان کا ڈی جی تھا وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے اس کو کال کیا. میں نے کہا یار اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ 20,000 کا وکیل کرے، اس کو سمجھے پھر اس کے بعد جواب لکھوائے. تو میں بینگ ٹیچر میں تمہیں صرف اس کو اتنا کافی ہے بتانے کا کہ تم بہت نالائق ہو، فلاں قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا قانون یہ کہتا ہے کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے، تو اس کی تو وضاحت دو ورنہ تمہیں نکال دیا جائے گا. میں یہ 4 لائنوں میں اس کا مقصد حل ہو سکتا تھا. آپ نے 3.5 صفحے انگریزی کے، اور مجھے پتہ ہے آپ جائیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا دوستوں کہ انگریزی گریڈ 7 سے شروع ہوتی ہے، 21 تک
फिनिश होती है। वो क्लर्क लिखता है एक नोट, उसके बाद उसके ऊपर डिप्टी लिखता है, फिर डायरेक्टर लिखता है, फिर डायरेक्टर जनरल लिखता है, और सब ने हस्बे तौफीक रोब डालने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल जोरदार तरीके से करना होता है। अपने वो सिंपल अंग्रेजी लिखने से अफसी खराब होती है वो सबकी। तो एक नतीजा ये होता है कि जब आखिर तक जाते जाते उसका मफहूम बदल जाता है। मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ 14-15 साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, तो वहाँ डिस्कशन उर्दू में होती है, बल्कि पंजाबी में भी होती है, पंजाब में भी रहा, फेडरल में, लेकिन उसके मिनट्स जो है ना वो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, और उसको मिनट्स होते होते 6 माह लगते हैं। कानून ये कहता है, टीएसी कहती है कि फलां को डिसमिस कर दो, तो डिसमिस होने वाले को 6 महीने बाद पता चलता है कि मैंने डिसमिस होना है, इसलिए कि वो अंग्रेजी का जो गैप है उसकी अंग्रेजी ठीक होते होते ये बिल्कुल कॉमन में आपको बिला मुबालगा बात कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से अगर आपने कौम में आज़ाद होना है और कौमी यकजहती पैदा करनी है, उसके लिए उर्दू के अलावा कोई हल नहीं है। बाकी है कि उर्दू की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, चीनियों की ज़बान चीनी है, फ्रेंच की ज़बान फ्रांसीसी है, अंग्रेज़ों की ज़बान अंग्रेज़ी है, ये वह दुनिया की ज़बान है जिसकी कोई कौमियत नहीं है। उर्दू की कोई कौमियत नहीं। आप किसी कौम ये नहीं कह सकते पाकिस्तानी की है, हिंदुस्तानियों की है, बलोचियों की है, या फलां की है, तो ये एक इसका पहलू है। बाकी कोशिश की बात है। मुझे गिला है, हमारे बड़े बैठे हैं यहाँ कि हमारे उर्दू के बहुत से इदारे हैं जिसमें आजकल हेड अक्सर हमारे हम उम्र हैं, तो मैं उनसे गिला करता रहता हूँ कि यार तुम तनख्वाह के अलावा भी कुछ करो, अदब के अलावा भी कुछ करो, इसके मफाद के लिए कोशिश करो। तो मैं एक बार 3 साल पहले की बात है, मुझे एहसास हुआ कि यूएनओ से मैं इंटरनेशनल टीचर हूँ, मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ाता हूँ, तो उसके कुछ यूएनओ के जरिए काम करते हैं। तो मैंने यूएनओ सेक्रेटरी को ख़त लिखा कि जनाब आपकी 6 ज़बानें हैं यूएनओ की, तो उर्दू 1 अरब से ज़्यादा लोग बोलते हैं, और ये है वो बड़े लंबा जा करके, तो इसको आपको 7वीं ज़बान यूएनओ की बनाई जाए, इसका हक है। तो पहले तो उन्होंने का रिस्पॉन्स ये था कि किसी मुल्क की ये ज़बान नहीं है, कौमी ज़बान नहीं, हमारी कौमी कागज़ों में है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। खैर उनसे राब्ता रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने इसको नोटिफाई कर दिया। मैंने पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी के टीचर से नोटिफिकेशन देखा कि जो अब यूएनओ कहती है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ को लिखा कि आप अपने मुसव्वदात सारे आप उर्दू में भेज सकते हैं, सारे को कर सकते हैं। तो ये कोशिश से होता है। तो कोशिश किसने करनी थी? ब्यूरोक्रेट्स ने। आप मैं खजाना दार रहा हूँ, ट्रेजर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, मैं मेरे प्रोफेसर साहबान को भी शायद ना पता हो, हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया में किसी नंबर में एक वजह से नहीं है कि हम डाटा ही नहीं भेजते। सही है, सच बात है। हमारे पास जितने पीएचडी हैं, स्कॉलर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, लेकिन हमें एक फार्मूला है बनाया हुआ दुनिया में, जो एजेंसियां हैं कि आप उनको डाटा भेजते हैं, हमारे इतने पेपर छपे, वो हम भेजते ही नहीं है, तो हमारे नंबर कहाँ से आना है? तो इसलिए हम अपने आप को बताना, मार्केटिंग का ज़माना है, इसके बगैर चल नहीं सकते। और मार्केटिंग राब्ते से होती है, और राब्ता हमारा जो है दुनिया में पाकिस्तान में वो उर्दू है, इसके अलावा नहीं है। तो इस लिहाज से नौजवान, बाकी मुस्तकबिल के बारे में मैं सिर्फ इतना फिक्रमंद हूँ। मैडम ने थोड़ा सा गिला नुमा बात की, तो अंग्रेजी से हम काफिर डिक्लेयर कर देते हैं। तो बात यह है कि मैं अंग्रेजी के उस्ताद का बेटा हूँ। मेरे फादर पंजाब यूनिवर्सिटी इंग्लिश के चेयरमैन थे, उनके हल्के में डॉक्टर सादक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो भी अंग्रेजी के, डॉक्टर अमदाद भी अंग्रेजी के, डॉक्टर सराज भी अंग्रेजी के, हमीद अहमद खां पंजाब यूनिवर्सिटी, सब अंग्रेजी के, लेकिन सब उर्दू के हामी थे। उन्होंने अपनी जो कि जितना लिखा, लिटरेचर लिखा, कोशिश की, ये उर्दू के हामी थे सारे, ये पहचान उनकी उर्दू थी। अब मेरे फादर मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, फिर मैं लायक हो गया तो फाइनेंस का स्टूडेंट हो गया, तो लिहाजा उर्दू अदब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चूँकि घर में लाइब्रेरी थी, और मेरे फादर ने एक बार मुझे कहा, मैं अंग्रेजी में पोइट्री लिखता था, तो मैं कहा कि इस मुल्क में जब से आज़ाद हुआ है तो कम से कम कोई 4000 ब्यूरोक्रेट, जनरल, जज, प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, उनमें से दुनिया पाकिस्तानी जो आम है वो 25-30 को जानते हैं, और ये वो है जो उर्दू में लिखते थे।
حدود شاپ کے سر بالکل ٹھیک ہے. مختار مسعود مسعود جتنے لوگ ہیں مطلب ایون جو وکیلوں نے بھی نامور پیدا ہوئے انہوں نے بھی اردو میں لکھا. اس لیے کہ مستقبل کی تو بات نہیں ہے, آسانی کی بات. اگر آپ نے آزاد ہونا ہے اور قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے, جو ہمیں قومی یکجہتی کے بغیر آپ بڑا نہیں بن سکتے. آپ بلوچستان کی اپنی امید کوئی نہیں ہے, پنجاب کی امید کوئی نہیں ہے. اگر ہم ملتے ہیں تو باہر جا کے ہمیں اپنا جو گرین کا پاسپورٹ ہے اس کی امید ہے. اس کے لیے اگر دلوں میں راج کرنا ہے تو وہ قومی زبان ہے. وہ میں سارے پاکستان میں گھومتا ہوں, سارے صوبوں میں سرو کیا ہے. تو مجھے اب کچھ انڈین سر نے بات کی انگریزی فلموں کی وجہ سے, کچھ افغانستان کے جہاد کی وجہ سے, تو اب اردو بین الاقوامی زبان ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب میں اس زمانے میں آرمی تھا, جی ایچ کیو میں تھا, تو جہاد کے لوگ تو ان کے مجاہدے کے ساتھ بیٹھتے تو 8-9 زبانیں چلتی تھی. اردو کامن تھی سب کی, جتنے پاکستان, تاجکستان, کشمیر, پتہ کہاں سے مجاہدین آتے تھے, تو اور انڈین فلمیں ساری. تو یہ بہت سے فیکٹر ہیں جو اردو کے حق میں ہیں. اور اردو میں مایوسی جو ہے, ہاں انگریزی کی بات جو ہے کہ انگریزی زبان نہیں ہے, یہ انگریزی کلچر ہے. آپ کا لباس بدل دیتا ہے, آپ کا کھانا بدل دیتا ہے, آپ کا سونا اٹھنا بدل دیتا ہے, آپ کے موسم بدل دیتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا انگریزی سے ہم اگر تھوڑے سے الرجک ہے تو اس پہلو سے ہے کہ اس نے ہماری جو ثقافت, رہائش, رہنے کا طریقہ, ملنے کا طریقہ, تعلقات, رشتے رکھنے کا طریقہ ایک انکل آنٹی بنا کے چھوڑ دیا. باقی سارے رشتے آپ کے جو جس سے محبت ٹپکتی تھی, پیار ٹپکتا تھا اور رابطے ٹپکتے تھے, وہ سارے آپ نے ختم کر دیے. لہٰذا ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ اردو بہتر سے بہتر سیکھیں اپنی نئی نسل کو کم. اور ایک بات سر نے بات کی, میں پاکستان میں جو دنیا میں کئی بیسٹ کتابیں ہیں, بیسٹ سیلر جس کو کہتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا ایک لسٹ کراچی کے کسی ادارے کی, وہ کوئی 40 لاکھ چھپ چکی, 40 لاکھ کا اس کی کاپی ہے, کسی کے 90 لاکھ چھپی. تو کمیونٹی وہ ہمارا ایک بہت بڑا رابطہ ہے, دین ہمارا روح میں ہے, اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس میں لٹریچر بے تحاشا ہے. اس کے علاوہ ادب کے بارے میں, ثقافت کے بارے میں. اور ایک چیز اکثر آج کل مفاد کے بارے میں جب بھی کہتے ہیں, ہم تعلیم نصاب کے بارے میں کہتے ہیں, کبھی انگریزی اردو میں آپ سائنس نہیں پڑھا سکتے, فلاں چیز نہیں پڑھا سکتے. ہم اکثر مثال دیتے ہیں, اور اب بھی ہے کہ جو حیدرآباد دکن کی یونیورسٹی 1930 میں MBBS, MCS, اکنامکس, فزکس, کیمسٹری, میتھ سب کی MSc تک ڈگری تھی. کراچی یونیورسٹی میں جب پاکستان بنا, یہاں سے لوگوں نے اردو میں PhD کی, باٹنی میں, زالوجی میں. بات یہ کہ یہ بیوروکریٹک ایک ایٹیچیوڈ تھا, اس کا رویہ تھا کہ اس کے بغیر وہ حکومت نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے سارے قوانین وہ انگریزی میں رکھے جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتے. میں جس دفتر پہ میں رہا ہوں, میں اچھے آفیسر سے رہا ہوں. اس کی ایک بڑی ثبوت یہ ہے کہ میں بغیر سفارش کے 32 سال لاہور میں رہا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عوامی سہولت کے لیے کام کرتا تھا. میں جتنا نوٹ لکھتا تھا 2 لائنوں میں اردو میں لکھتا تھا, بلکہ والد کا غصے میں آگے پنجابی میں لکھتا تھا. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا, وہ کلر چپڑاسی سے لے کے ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر تک سب کو سمجھ آتی تھی کہ جذبات کیا کہہ رہے ہیں. انگریزی میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہم سوچتے اردو میں یا پنجابی میں یا پشتو میں یا بلوچی میں, پھر جا کے ٹرانسلیٹ کرتے کرتے وہ انگریزی میں چند لفظ ہم سے نکلتے ہیں. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں, پچھلے دنوں سیوسس اکیڈمی میں انہوں نے گریڈ 20 آفیسرز, کوئی DCOs وغیرہ, ان کو ٹریننگ کا بندوبست کیا. تو میرا ان کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے کا سیشن تھا. تو وہاں جرم ہے انگریزی بولنا. تو کئی جگہ میں جاتا ہوں وہاں جرم ہوتا ہے انگریزی بولنا, لیکن میں 5 منٹ انگریزی بولتا ہوں, روپ ڈالنے کے لیے مجھے آتی ہے. اس کے بعد میں اردو میں شروع ہو جاتا ہوں. تو وہاں میں نے سیمینار کیا, جسٹ بلیو می, پھر کوشچن آنسر سیشن تھے. انہوں نے مجھے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ دس از فرسٹ ٹائم کہ 46 لوگوں نے سوال کیے, کیونکہ میں نے ان کو اجازت دے دی کہ میں اردو بولوں گا, آپ بھی اردو میں بولیں.
जब अंग्रेजी में कभी मैं लेक्चर देता हूँ, जब करता हूँ, मुश्किल से 4-5 सवाल आते हैं, क्योंकि बनाते बनाते वक्त गुजर जाता है अंग्रेजी के लफ्ज़। तो उर्दू में ये है कि 46 ऑफिसर्स, मैंने कहा 2.5 घंटे का सेशन था, वो 3-3.5 घंटे का। तो ये आपका फ्यूचर है, उर्दू हर लिहाज से फ्यूचर है। बाकी रोजगार के बारे में मैं एक बड़ा कहना, लेकिन मुसलमान होकर भी मुझे कहना पड़ता है कि रोजगार के बारे में अगर आप मेहनत करते हैं तो फिक्र की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हारी मौत नहीं आ सकती जब तक तुम्हारा लिखा हुआ रिज्क नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ी गारंटी है, इसको हम भूल जाते हैं अक्सर। तो इस लिहाज से मेहनत के बगैर जुबान तो राब्ता है ना, तो बाकी तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसकी फिक्र की कोई बात नहीं है। बाकी उर्दू के मुस्तकबिल की, जब हमने ये गूगल शुरू हुआ, ये व्हाट्सएप 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, तो 80% 90% लोग जो रोमन में उर्दू लिखते थे, तो हमने कैंपेन चलाई, हमारे 8-10 ग्रुप्स हैं जो निफाद उर्दू के बारे में बात करते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा लोग उर्दू में लिखते हैं। गूगल की मेहरबानी की, उन्होंने वो सब व्हाट्सएप एक ऐप्स बना दी जो उर्दू में आप लिख सकते हैं, उसका टेक्स्ट कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अगर आपने आज़ादी के मज़े लेने हैं कौमी सतह पे और कौमी यकजहती पैदा करनी है, जिसके बगैर आज़ादी और दोनों का कॉम्बिनेशन से आप कौम ऊपर उभरती है और आपका मुस्तकबिल उससे मुंसलिक है, तो आपको उर्दू से करीब तर होना होगा। उसके लिटरेचर तक पहुंचने के लिए दीनी लिटरेचर, साइंस, दूसरे अदबी लिटरेचर, सकाफती काम, उस तक पहुंचने के लिए उर्दू के बगैर गुजारा नहीं है। तो मैं ज़्यादा जो मेरे अदारा है, तो हम यही करते हैं, कम से कम मैं दावा करता हूँ कि मैं ब्यूरोक्रेट्स का जहर काम करने में कामयाब हो गया हूँ कि अब जब भी किसी को जाते जो पूछते हैं बट साहब कैसे नफाज होगा, वो ना कहते हैं सारी ये क्या उल्टा काम, सारी जिंदगी आप का बेटा अंग्रेजी पढ़ाते रहे। लेकिन सर इसमें मेरे जहन में खैर एक सवाल आता है, मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मुख्तसरन ये बात करना चाहूँगी कि आप निफाज के लिए जो काम कर रहे हैं, उर्दू के निफाज के लिए, उसमें जदीद ज़राए के सिलसिले में क्या काम हो रहा है? जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जो कुछ खतरात की तरफ निशानदेही की, सॉफ्टवेयर बनाने वाले काम, या इसमें आप कैसे लोगों को शामिल करें, या वही पुरानी तर्ज का? देखिए हमारी जो कौमी आज़ादी है, कौमी यकजहती है, उर्दू ज़बान का उसके साथ ताल्लुक़ है, हम सब जानते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने बहुत काम किया सर इस पे, हमें मिल जाती हैं रिकॉर्ड पे चीज़ें भी। और हम जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं ख़ास तौर पर, तो हमारे तो तमाम तलबा उर्दू में ही लिख रहे हैं, मोबाइल भी उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इससे बड़ी सतह पर क्या कुछ हो रहा है? चूँकि आप लोग एक तहरीक हैं, आप एक काम कर रहे हैं, तो सिर्फ हम ब्यूरोक्रेसी ही को तो नहीं कह सकते ना, उसके अलावा क्या कुछ है? देखिए अभी मैं इसका जवाब चाहूँगी। यूनिटी के वाइस चांसलर शाहिद मुनीर साहब हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में मिले हैं, मैं पिछले दिन उनसे मिल के आया, तो उन्होंने बहुत आला सॉफ्टवेयर बना लिया। अब मसला है कि उसको कोई इस्तेमाल का, क्योंकि हम थोड़े से क्या कहना चाहिए शाही भी है, बल्कि अपनी अंग्रेजी में फटाफट सीखने की कोशिश करते कि इससे मैं बहुत बड़ा हो जाऊँगा शायद, तो अपनी उर्दू की चीज़ है उसके बारे में बताइए। उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया जहाँ आप डिक्टेशन भी दे सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर कुछ अवेलेबल है जो इस पे काम करते हैं। तो बाकी ये काम के बारे में आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स की हद तक ठीक है, लेकिन वही असल चीज़ है, वो जब चेंज होंगे ना तो बेहतर होगा। अब मसलन मैंने 2-3 अदारों के, मैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट हूँ कि सो कॉल्ड कह लें कि मैं पाकिस्तान में इंटरनल कंट्रोल्स का, इंटरनल ऑडिट का, तो मैंने 2-3 अदारों को उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं। तो उन्होंने खुद कहा कि हमारी 80% इम्प्रूवमेंट है पब्लिक रिलेशनिंग में, क्योंकि सबको अपना अपने हकूक़ का पता है। अंग्रेजी में कोई पढ़ता ही नहीं है ना, उर्दू में सारे पढ़ लेते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, पिछले बहुत बड़ा लाहौर का स्कूल है, नवंबर उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज ए गेस्ट, उनका एनुअल फंक्शन था, तो वहाँ को 700-800 पेरेंट्स और बड़ा, तो मैंने उन्होंने ज़्यादा उनके हाँ कि अंग्रेजी उर्दू बैन है,
تو میں نے کوئی 10 منٹ بات کی اردو میں انگریزی میں, پھر میں نے اردو میں بات کی. تو اس کا ایفیکٹ یہ تھا کہ جب میں انگریزی میں بات کر رہا تھا تو پہلی جو 3-4 لائنیں تھیں وہاں تالیاں بجتی تھیں اور پیچھے سارے خاموش بیٹھے تھے. اور جب میں نے اردو میں بات کرنا شروع کی, جو گیٹ پہ چپڑاسی چوکیدار گارڈ کھڑے تھے وہ بھی تالیاں بجا رہے تھے. تو یہ اس لحاظ سے ایک قدرتی طور پہ اردو کے لیے ماحول بن رہا ہے. تو آپ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے رولز ریگولیشنز اور دفتری زبان نہیں بنتی ہے اور نصاب کی نہیں بنتی, وہ ہمارا فیوچر ہے. کام تو چلتا رہے گا لیکن اس سے فیوچر ہمارا ملک. آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بات ہم تک پہنچی. میرا خیال ہے ڈاکٹر سائمہ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ, پلیز. جی میں کچھ عرض کرنا چاہ رہی ہوں, بے فکر رہیے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گی. ابھی بات ہو رہی تھی نفاذ اردو کے سلسلے میں جو آپ کا وشے کر رہے ہیں اس کو لے کے. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھ لیجیے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کیا ہو رہا ہے, لیکن وقت ظاہر ہے کہ کم ہی رہ گیا ہوگا. میری گزارش ہے یا تجویز کہہ لیجیے, ویسے کیا تجویز دینی, کچھ معاملات ہیں جن کی طرف ہم اردو والوں کو بہت گہرے طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ ایک ذکر تو مصنوعی ذہانت کو لے کے آ گیا اور سارا کچھ, مگر ہم بہت بنیادی قسم کے بعض معاملات پر بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں. مثال کے طور پر اردو ایک ایسی زبان ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے میری تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو, کہ جس میں میں تو کہوں گی کہ ہر لفظ یا کم از کم تقریباً ہر لفظ کی جنس مقرر کی جاتی ہے, تذکیر و تانیث ہوتی ہے. جو اسماء ہیں ان کا یا وہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں, نیوٹرل نہیں ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر نئے الفاظ مسلسل داخل ہو رہے ہیں اردو زبان کے اندر, ان کی تذکیر و تانیث کا بھی ہم نے ابھی تک کوئی طریقہ کار طے نہیں کیا ہے. ہم جس طرح روزمرہ کی گفتگو میں ہم استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں. یعنی ہم نے اس کو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ میں نفاذ اردو والوں کی طرف بھی لے کے آؤں گی. مثال کے طور پر 2 ہی جگہ ہیں نا جہاں اردو زیادہ بول چال کی زبان ہے, بہت زیادہ, ہندوستان ہے یا پاکستان ہے. مثال کے طور پر ناول لفظ ہے انگریزی کا یا غیر ملکی لفظ ہے, اور وہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بطور ایک اسم کے. اچھا, اب ناول اگر ہم ہندوستانی دوستوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں بڑی اچھی ناول لکھی جا رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں ناول لکھا جا رہا ہے, تو یعنی دونوں ملکوں کے اندر اس کی کیا ہوگا, لکھا جا رہا درست ہے یا لکھی جا رہی درست ہے. اس قسم کے معاملات کے اوپر, یہ تو میں ایک مثال دے رہی ہوں. میں شمس جمال فاروقی صاحب کی لغات روزمرہ کا ذکر کروں گی. اس میں اس کتاب کو پڑھ لیجئے تو اس میں بھی بڑے متضاد قسم کے آراء سامنے آ جاتی ہیں اس طرح کی لغات روزمرہ کو لے کے. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی یہاں خوارزمی سینٹر کی جیسے بات ہوئی تھی, انگریزی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی تہذیب یا کلچر, وہ ایک بہت ہی الگ بحث ہے, بہت طویل بحث ہے, اس میں ہم نہ ہی جائے ابھی فی الحال تو بہتر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو علمی اور ادبی تو ہے علمی نہیں بنائیں گے, اور اس کے لیے ہم انفرادی سے لے کے اجتماعی سطح تک کی کوشش نہیں کریں گے, تو پھر ہمیں بیٹھ کے اس کی مستقبل کی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. جی بہت شکریہ. یہ ڈاکٹر صاحبہ انگریزی والا جو معاملہ ہے اس میں محمد جمیل بھٹی صاحب نے جو بات کی, اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم انگریزی زبان کو ہم بحیثیت قوم اس کو نو آبادیاتی نظام سے نہیں نکال سکے نا, اسی لیے شاید ہم انگریزی کلچر کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں یہ خطرہ درپیش ہوتا ہے کہ انگریزی زبان کے ساتھ شاید ہم وہ کلچر اپنا لیں گے, ہم اس کو ایک بین الاقوامی زبان کے طور پر نہیں دیکھ رہے, شاید یہ ایک وجہ ہے. میں استاد محترم ڈاکٹر فخر اللہ نوری صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے تجربے میں کیا رہا کہ جب آپ جاپان میں پڑھا رہے تھے اوساکا یونیورسٹی میں, اور پھر آپ کو جو ہے وہ چینی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا لغت کے سلسلے میں, تو آپ اردو زبان کی قبولیت کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ جو دوسری اقوام ہے یا جو لوگ اردو سے منسلک ہیں ان کے علاوہ وہاں پر ایکسیپٹنس کا, قبولیت کا کیا پہلو جو ہے وہ آپ کو نظر آیا ان معاشروں میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو دانشور ہیں ان سے
अलग अलग सवाल करती, क्योंकि एक सवाल के जवाब में बहुत से सवालों के जवाब जो है वो इकट्ठे हो गए। तो अब ये है कि वो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिन पे जी चाहता है कि इजहार ख्याल किया जाए। आपने ज़बान की कबूलियत के हवाले से बात की है, तो उस पे भी मैं आता हूँ। यहाँ बहुत से अंदेशों का इजहार भी हुआ है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-4 मिनट में अब ये पहलू जो है इन पे ज़रूर बात करना चाहता हूँ। एक तो इधर से ही मैं शुरू कर लेता हूँ आखिरी बात से कि डॉक्टर साहबा ने ये जो तज़किर व तानीस की बात की है, ये बहुत अच्छी बात है कि इदारों को इस सिलसिले में काम करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नामहसूस तरीके से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती चली जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये लाउड स्पीकर पड़ी है तो आपको अजीब लगेगा, आप मुझे पठान समझेंगे, तो ये लाउड स्पीकर पड़ा है, यही ठीक है। और इसी तरीके से नॉवेल की मैंने बात की है, तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये आज का मसला नहीं है। मीर ने कहा कि गुलशन में आग लग रही थी, रंगे गुल से मीर बुलबुल पुकारी देख के साहब परे परे। अल्लामा कहते हैं कि मैं बुलबुले नाला हूं एक उजड़े गुलिस्तां का। वो मुज़क्कर में बांध रहे हैं, वो मुअन्नस में बांध रहे हैं। तो ये लखनऊ और दिल्ली के हवाले से भी फर्क रहा है, और ये भी मेरा ख्याल है कि ज़बानों की खूबसूरती होती है। अब बहुत सी ज़बानों में तज़कीर व तानीस है ही नहीं, जैसे मेरी बाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर साहब, तो अफ़आल जो है फारसी के वो तज़कीर व तानीस की तरफ नहीं लेके जाते, लेकिन हम उन्हीं लफ्ज़ों को तज़कीर व तानीस के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी अपनी ज़बान की खूबसूरती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात है। ये ठीक है कि इदारों को काम करना चाहिए। एक और बात जिसकी तरफ मैं ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, डॉक्टर आरिफा शहजाद बहुत अजीज़ हैं हमें, और बहुत काम की बातें इन्होंने की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आजकल रिसर्च में एक ख़ास डोमेन आ गई है, कॉर्पस स्टडीज़, तो कॉर्पस जो है वो असल में ज़ख़ीरा अल्फाज है, एक बैंक है अल्फाज का, जिसके ज़रिए से आप स्टडी करते हैं, और इस तरह के बहुत से इदारे जो हैं वो कायम हो चुके हैं। अब मिनहाज यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी एक कॉर्पस स्टडी सेंटर बन चुका है, और अंग्रेजी में हम लिंग्विस्टिक्स में उसके हवाले से बड़ी रिसर्च करवाते हैं। तो वो तो मिनहाज यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट इदारा है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्हें इस सिलसिले में काम करना चाहिए। तो ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके हवाले से डॉक्टर साहबा ने बहुत बात की है, एक तो मैं इस गलत फहमी का अजाला करना चाहता हूं कि जब हम बोलते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो उर्दू रस्मुल खत में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही लिखते हैं, ये एक गलत फहमी की बात है, उर्दू में लिखते हैं। बल्कि मेरे तो बाद स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट्स दी, तो उनमें मेरा नाम जो है वो कहीं काफ कशिश से लिखा हुआ है फकरुल हक, और कहीं काफ करशद से फकरुल हक, और कहीं ठीक लिखा हुआ है फकरुल हक। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि उनका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, जिस तरह वो बोलती हैं उस तरह से वो लिखता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं हैं या हम बहुत पीछे हैं। असल में कंप्यूटर के हवाले से जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है, उसके ज़िमन में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है मकामियत कारी, लोकलाइजेशन। जितनी भी कीज़ हैं वो असल में साउंड्स की नुमाइंदगी करती हैं, तो अंग्रेजी लेटर्स जो हैं वो भी साउंड्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इसी तरह से उर्दू के लेटर्स जो हैं, हुरूफ जो हैं, वो भी साउंड्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्हीं कीज को हमने अपने हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। इसको लोकलाइजेशन का नाम दिया जाता है, मकामियत कारी। तो दुनिया भर की जबानें जो हैं वो कंप्यूटर को इसी हिसाब से सॉफ्टवेयर अपने बनाती हैं और इस्तेमाल में लाती हैं। तो हमारे यहाँ भी अब इस हवाले से बहुत काम हो चुके हैं। आप जानते हैं कि अब कीज जो हैं वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रही जैसा कि शुरू में थी। तो हम अपने अपने रस्मुल खत के हिसाब से उन कीज को, उन जो भी वो नॉब्स बनी हुई हैं, उन्हें हम इस्तेमाल में लाते हैं और ला सकते हैं।
बाकी ये बात है कि अब हमारे यहाँ कंप्यूटर के हवाले से बहुत आगे के काम भी हो रहे हैं और होने चाहिए। रही बात ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो खतरात की बात की गई है, मैं ये समझता हूं कि वो खतरात सिर्फ उर्दू के लिए नहीं है, वो तो हर जुबान के लिए हैं। तो हम उर्दू वाले उसके लिए इजाफी तौर पे क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, यूईटी की बात हुई, वही है वो। तो उसने एक दिन मेरे सामने उसको ऑर्डर दिया कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए कि क्लाउडी वेदर के हवाले से वर्ड्सवर्थ के उसलूब में नज्म लिख दो। तो उसने लिख दी, और उसकी भी वजह वही थी जिसकी तरफ मैंने शुरू में इशारा किया कि कॉर्पस है, असल में एक बैंक है अल्फाज का, और वो अल्फाज जो हैं वो वहां पहले से जो मौजूद हैं उनमें से चुनाव करता है, और अगर वर्ड्सवर्थ के लहजे में कहा है तो उसमें लिख देगा, ज़ीशान साहिल के लहजे में कहा है तो उसमें लिख देगा। वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, और अगर वो इशू है तो वो जज्बात और एहसासात के इजहार के हवाले से है। तो ये मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इस पे बात करूं, इसलिए कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ये ठीक है कि हमें जदीद इक्विपमेंट्स जो हैं उनके बेहतर से बेहतर इस्तेमाल की तरफ आना चाहिए और उसमें कोशिश करते रहना चाहिए, और वो इदारों का काम है, वो किसी एक फर्द का काम नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से यहाँ कौमी यकजहती के हवाले से बात हुई, बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ा अच्छा पहलू है, और आज़ादी के हवाले से भी बात हुई, और ये बात भी यहाँ की गई कि हमारे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पॉपुलर ही उर्दू की वजह से हुए, अंग्रेजी में ही अगर वो लिखते तो उन्हें कोई जानता भी ना। बिलाशुबा ऐसा ही है। शहाब साहब का जिक्र हुआ, मुख्तार मसूद और उनके बहुत से साथी जो थे, उन्होंने तो ये अहद किया था कि वो जब भी बात करेंगे उर्दू में करेंगे, जब भी लिखेंगे उर्दू में लिखेंगे, हालांकि वो भी ब्यूरोक्रेट थे। इसी तरह से हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल हो या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उसके भी बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो उर्दू अदब की वजह से आज जिंदा हैं। शफीकुर रहमान हो, कर्नल मोहम्मद खान हो, और बेशुमार। आपके इल्म में होगा कि लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस थी गालिबन। तो उसमें उन्होंने 210 ऐसे राइटर्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए, जिनसे हम पहले से ही आगाह हैं, खैर उनमें से अक्सरियत से, कि जो अस्करी अहले कलम है लेकिन वो उर्दू में लिखते हैं। तो उर्दू जो है वो जाहिर है कि हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। हाँ, उसमें हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं इंडिया गया तो वहां साहित्य अकेडमी में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। ये 2007 की बात है, 6 या 7 की बात है। मैं कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गया था, तो वहां मुझे मालूम हुआ, जाके विजिट करके ज्यादा बेहतर अंदाज में आदमी जान लेता है चीजों को, कि वहां उन्होंने कौमी जबान की सतह पर कम से कम 24 जबानें जो हैं उन्हें कबूल किया हुआ है। वो उनकी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, उसके लिए वो इलाकाई का नाम इस्तेमाल नहीं करते, कौमी जबानें कहते हैं। लेकिन सरकारी जबानें उनकी 2 हैं, वो हिंदी है और अंग्रेजी है, और उस हवाले से वो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने आइन की तरफ इशारा भी किया गया कि 73 का जो 73 का जो आइन था उसमें 15 साल की मुद्दत दी गई थी कि उर्दू जबान को हम सरकारी जुबान के तौर पे राइज कर लेंगे। अब 15 से आप हिसाब लगा लें कितने ज्यादा हो गए हैं, उसको मेरा ख्याल है 4-5 से ज़रब देना पड़ेगी। तो ये हमारा अलमिया है कि हमने उस सतह पे काम नहीं किया। हमारे एक जस्टिस थे, उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि जनाब उर्दू जो है वो नाफिज की जाए, लेकिन वो ऑर्डर जो आया वो भी अंग्रेजी जुबान में था। वो लेटर जो इशू किया गया वो अंग्रेजी में था। ये भी हमारा एक अलमिया है। मुझे एक दिलचस्प बात भी याद आई है, यहीं इसी इदारे के वो सरबराह भी रहे हमारे बहुत अच्छे लिखने वाले अताउल हक कासमी साहब। वो एक तकरीब में सदर थे किसी नशिस्त के हवाले से,
तो सदारती जब उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाना था, वहाँ अक्सर लोगों ने अंग्रेजी में तकरीरें की, तो उन्होंने आते ही कहा कि डियर ऑडियंस, there are two parts of my speech. The first one is in English and the other one is Urdu. And the first one is over. और अब मैं आपसे उर्दू में बात करूंगा। तो वो उर्दू वाली बात उनकी जो है वो सुनी गई, और अंग्रेजी वाली बात जो है वो जाहिर है कि वो इतनी वहाँ मकबूलियत हासिल नहीं कर सकती थी। एक बात और मुझे इस ज़िमन में कहनी है, ये ज़ाती चूंकि कुछ बातें हुई हैं तो उनका हवाला देना मुझे ज़रूरी लगा है। आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं, मेरे दाएं बाएं जो तशरीफ फरमा हैं, वहाँ एक कश्मीरी साहब थे जो डीन थे, गालिबन वो केमिस्ट्री के थे। तो जनरल मकबूल साहब का ज़माना था और उन्होंने गवर्नर हाउस में ज़बान के हवाले से, या आप यूँ कह लें कि ये जो करिकुलम के हवाले से एक मीटिंग बुलाई। पंजाब यूनिवर्सिटी से मुझे भेजा गया, और भी कुछ अहबाब थे जिनमें हमारे सैयद मोहम्मद अकरम शाह साहब भी थे। तो वहाँ कश्मीरी साहब ने गुफ्तगू शुरू की और पहला जुमला उन्होंने कहा कि सर, इंग्लिश इज़ अ ग्राउंड रियलिटी। अच्छा, बेशक जी ग्राउंड रियलिटी है। उसके बाद हमारे डॉक्टर सुहेल अहमद खान साहब, उस्ताद मुकर्रम, जो हम दोनों जो इधर बैठे हैं और आपके भी उस्ताद हैं, डॉक्टर सुहेल अहमद खान साहब ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया कि सर, ये ठीक है कि इंग्लिश इज अ ग्राउंड रियलिटी, लेकिन इससे बड़ी रियलिटी ये है कि इसे जानता कोई नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि हमें अपनी जुबान के अंदर जिंदा रहना है। अब मैं बैरूनी दुनिया की तरफ जाता हूं। मुझे ईरान में एक ही बार जाने का इत्तेफाक हुआ। आप तो ईरान को घोल के पी चुके हैं माशाल्लाह, इतना अरसा रहे हैं और इतना कुछ जानते हैं। तो वहां मैंने एक किताब मेला देखा। हम मेला कहते हैं, वैसे नुमाइश किताब। और मैं बहुत हैरान हुआ कि जिस तरह से आप हज पे देखते हैं ना रश, उस तरह का रश वहां मैंने देखा। इतना शौक लोगों को किताब पढ़ने का। तो मुझे वो देखने का मौका मिल गया। तो मैंने वहां जो चीज ऑब्जर्व की सबसे ज्यादा वो ये थी कि किंडरगार्टन से लेके पीएचडी की सतह तक के हर जुबान, हर मजमून की किताबें उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट की हुई हैं। ये होती है खिदमत अपनी जबान की। तो हर तरह का इल्म उनके यहाँ अपनी जबान में, फारसी में मौजूद था। हमारे लिए ये शर्मनाक है कि हमारे इदारे जो हैं वो इस हवाले से उतना काम नहीं कर रहे जितना काम करना चाहिए। मुझे ये बात जरूर बतानी चाहिए, और आप में से कुछ लोग आगाह होंगे कि जापान में, आप जानते हैं कि 1945 में दूसरी जंग अजीम के आखिर का जमाना, जब उन पर 2 एटम बम गिराए गए, 6 अगस्त की तारीख भी मुझे याद है। वहाँ पीस म्यूजियम जाने का भी मुझे मौका मिला। बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं वो, जो देख के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बहरहाल उस जंग के हवाले से जब अमेरिका ने कैप्चर कर लिया जापान को, तो उनके जो हुक्मरान थे उनसे पूछा गया कि आप कोई बताएं आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि आपने हम पर तसल्लुत जमा लिया है, कब्जा है आपका, आप जो चाहे करें, लेकिन हमारी एक ख्वाहिश है कि हमारी जुबान हमसे ना छीने। और उसी की वजह से उन्होंने अपना कल्चर जो है वो महफूज रखा है। हम अपने रस्मुल खत की बात करते हैं, बाज लोग मॉडर्न होने के शौक में कहते हैं कि हर चीज रोमनाइज कर दी जाए। उसका जितना नुकसान तुर्की वालों को हुआ है, हम उससे आगाह ही नहीं है। वो अपने पूरे सरमाए से लाताल्लुक हो गए हैं, कट के रह गए हैं, और ये चीज जो है ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। मैं चीन गया, वहां लुगत पे काम किया। चीनी जुबान से ज्यादा मुश्किल रस्मुल खत दुनिया में किसी जुबान का नहीं है। उसमें हजारों खांजी कहते हैं उसको, वो लोगों बच्चों को याद करनी पड़ती है, लेकिन वो उनका मामूल है, वो याद कर लेते हैं, हो जाती हैं याद।
तो वो रस्मुल खत जो है उसे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मालूम में किस किस्म के दानिश्वर हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं कि रस्मुल खत तो एक लिबास है, जब जी चाहे तब्दील कर लें। मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा कि रस्मुल खत लिबास नहीं है, जिस्म है। रूह और जिस्म जो है दोनों एक जिंदा वजूद की शनाख्त होते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम जिस्म को छोड़ दें और कहें कि उर्दू ज़बान की रूह जो है वो जिंदा है। वो जिंदा रह ही नहीं सकती जिस्म के बगैर। इसे लिबास ना समझें, इसे जिस्म समझें, और ये जिस्म ज़बान के दूसरे पहलुओं के साथ कामिल तौर पे हम आहंग होती है। आखिरी बात डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है मैं वक्त ज़रा 2 मिनट ज़्यादा ले गया। आखिरी बात यह है कि चीन जब मैं गया तो वहाँ उन्होंने एक गिला किया, और आप सब सुनिए वो गिला कितना ज़बरदस्त गिला है उनका हमसे। उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये अपनी चेयर्स का ख्याल क्यों नहीं करते। यहाँ पाकिस्तान चेयर जो है वो कई सालों से खाली पड़ी है, और इंडिया कभी मिस नहीं करता ऐसा कोई चांस। और हमेशा हमने देखा है कि वो इस बात पर भी कोशिश करते रहते हैं कि उर्दू चेयर जो पाकिस्तान के लिए मुख्तस है उस पर भी वो कब्जा कर लें। तो दुनिया भर में कम से कम 14 चेयर्स हैं जो पाकिस्तान चेयर्स हैं या उर्दू चेयर्स हैं, लेकिन उन चेयर्स पर हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट्स ही नहीं होती। कोई इक्का दुक्का अपॉइंटमेंट होती है, वो भी जिसका जोर चलता है उसकी हो जाती है। तो हम तो इतने नॉन सीरियस हैं अपनी जबान के हवाले से। मैंने जो बात की थी उर्दू के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से, वो अवाम की सतह पे थी, वो बोलने और समझने की सतह पे थी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि उर्दू का मुस्तकबिल जो है वो तो रोशन है, लेकिन उर्दू बोलने वालों का मुस्तकबिल जाहिर है कि कुछ पेट की जरूरतें भी होती हैं। हम सिर्फ दिल से और दिमाग से नहीं सोच सकते। लोग जो हैं वो अपना मुस्तकबिल अपने पेट से भी, भूख से भी जोड़ते हैं। तो भूख का इलाज जो है वो इस जबान में कहाँ तक है, इसके बारे में हमारे इदारों को सोचना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे ख्यालात आपके हम तक पहुँचे। कुछ नए सवालात उससे पैदा हो रहे हैं, और उससे पहले मैं चाहूँगी कि मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आरिफा शहजाद साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं। प्लीज़। उर्दू के हवाले से एक और पहलू अगरचे जानते हैं लोग कि बिलाशुबा हम शुरू से इस बात पर तवज्जो देते रहे हैं कि दीगर ज़बानों से अलूम का तर्जमा हम उर्दू में करें, लेकिन एक बहुत अहम मसला जिसकी वजह से हम अदब के हवाले से बहुत पीछे हैं, जबकि उर्दू अदब में बहुत बेहतरीन लिखा जा रहा है, कि हम अपने अदब का अंग्रेज़ी में तर्जमा नहीं करते, और इसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। मसलन जो तालीफ़ व तर्जमा के इदारे हैं उनकी पॉलिसी ये है कि दीगर अलूम का तर्जमा उर्दू में किया जाए। बिलाशुबा इसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन उन्हें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो हमारा उर्दू अदब है, खा वो नस्र में है या शायरी में है, अपने बेहतरीन अदब को अंग्रेज़ी में मुंतकिल किया जाए ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर उसे सराहा जाए, हमारे अदीबों की शनाख्त हो। ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं इस रिवायत का जब जायज़ा लेती हूँ तो बहुत कम ऐसा है। तो जी आप सवाल कीजिए। डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब से मेरा सवाल है कि सर किसी भी ज़बान की तामीर और तरक्की में तर्जुमा निगारी जो है अहम किरदार अदा करती है। आप चूँकि फ़ारसी ज़बान व अदब से वाबस्ता हैं, तो जिस तरह फ़ारसी ज़बान या अंग्रेज़ी ज़बान या फ़्रांसीसी या दीगर जितने भी बड़े अदब हैं दुनिया में, रूसी अदब है, उनके तराजुम उर्दू में हुए हैं। बहुत बड़े बड़े नावल्स, अफसाने जो है वो तर्जुमा हुए हैं। क्या इस तरह की कोई काविश, इंग्लिश की जिस तरह मैडम ने बात की कि अंग्रेज़ी में हमें तराजुम करने चाहिए उर्दू से, क्या फ़ारसी में भी ऐसी कोई काविश पाकिस्तानियों की तरफ से, हिंदुस्तानियों की तरफ से, या उर्दू बोलने वालों की तरफ से या पढ़ाने वालों की तरफ से की जा रही है, जो फ़ारसी से भी आशना है और उर्दू से भी, कि वो उर्दू को फ़ारसी में तर्जुमा कर सके? या इस तरह की कोई कोशिश अभी तक हो उसकी है या नहीं? शुक्रिया जी। मैं वो डॉक्टर साहब की बात जो उन्होंने
नुमाइश किताब के हवाले से कही एक बात हो गई है, तो मैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। असल में वो एक हाफिज का शेर है कि दो यारे ज़ीरा को अज़बादे कोहन दो मनी, फरागतियो किताबियो गोशे चमनी, के दो अक्लमंद दोस्तों और दो मन पुरानी शराब हो, किताब हो और चमन का एक गोशा हो। असल में जो किताबों का शौक़ है या जो कौमें तरक्की करती हैं उनकी ज़िंदगी में किताब का बड़ा दखल होता है। और ईरान के हवाले से अगर बात की जाए तो ईरान जो है उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो फारसी है। और कमाल की बात है, डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया है कि जो ही कोई दुनिया में किताब छपती है उनके मुख्तलिफ इदारे हैं और हर ज़बान का यानी हर सब्जेक्ट का एक इंसाइक्लोपीडिया है। फिजिक्स का अलहदा है, बायोलॉजी का अलहदा है, केमिस्ट्री का अलहदा है। मैं ईरानियों के किताब शनासी के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि वहाँ किताब छपती है, छुपती है और फिर बिकती है। हाँ जी, तो इत्तेफाकन कोई भी मतलब यानी अदब की किताब, ख़ुसूसन जब हमारे कई नावल आते हैं, आजकल हर यानी ज़माने का कोई एक ख़ास तसनीफ़ या सिन्फ होती है जो नुमायाँ होती है। आजकल ईरान में दास्तान कुता यानी शॉर्ट स्टोरीज़ का या रोमान नवीसी या नावल निगारी का ज़्यादा दौर चल रहा है और उसी के तराजिम होते हैं। आपके जो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने ईरानी कहानियों के तर्जमे किए हैं। बहुत सारे निज़ामी साहब ने, गुलाम अकबर साहब ने और इधर हमारे ईरानी शॉर्ट स्टोरीज़ के बहुत तर्जमे हुए हैं और किताबों के तर्जमे होते हैं। इस तरह मंजूम तर्जमे भी हो रहे हैं। डॉक्टर अकरम शाह साहब ने किए हैं, निज़ामी साहब ने किए हैं, उस्मा ज़रीन नाज़ यानी कि आज की बात नून मीम राशिद ने किए हैं। बहुत तर्जमे हो रहे हैं और होते हैं। असल में बात यह है कि हमें, हाँ जी, हमें जो है ये वो ना, रोशनी मांगते हो दीवानों, दिल जलाओ तो कोई बात बने।